नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है जनता मांगे जवाब का। भोपाल में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भिक्षुकों के लिए कुलार क्षेत्र में आश्रय गृह भी बनाए गए हैं। सारी सुविधाएं होने के बाद भी भिखारी यहां जाने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन भिखारियों को काम देने की तैयारी कर रही है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में 3 दिन पहले भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भिक्षुकों के लिए कुलार क्षेत्र में आश्रय गृह बनाए गए हैं। जिला प्रशासन भिखारियों को यहां पहुंचाने का काम कर रहा है। सारी सुविधाएं होने के बाद भी भिखारी यहां जाने को तैयार नहीं है। शुरू में यहां भिखारियों के लिए 30 पलंग, ब्लैंकेट, गद्दे और तकिए पहुंचाए गए। बैठक के लिए 10 कुर्सियों सहित अन्य सामान मंगाया गया। दरअसल जिला प्रशासन भोपाल में भिखारियों को काम देने की तैयारी कर रहा है। वही बुजुर्ग भिखारियों को वृद्धाश्रम भेजने का प्लान तैयार कर रहा है। जिला प्रशासन आश्रय गृह पहुंचने वाले भिखारियों के उम्र के आधार पर काम देगा। छोटे बच्चों को स्कूल भेजने का काम किया जाएगा। वही युवाओं को मोमबत्ती, अगरबत्ती सहित अन्य कार्यों से जोड़ा जाएगा। अन्य माध्यम से इन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जबकि बुजुर्ग भिखारियों को वृद्धाश्रम भेजने का प्लान तैयार किया जा रहा है। आश्रय गृह में पहुंचने वाले भिखारियों को दीनदयाल रसोई में भोजन करवाया जाएगा। भिक्षुक गृह के पास ही दीनदयाल रसोई मौजूद है। पीने के पानी के लिए प्लास्टिक कंटेनर मौजूद है। वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। आश्रय गृह में अभी भिखारियों के सोने के लिए 30 पलंग, ब्लैंकेट, गद्दे और तकिए पहुंचाए गए हैं। बैठक के लिए 10 कुर्सियों सहित अन्य सामान मंगाया गया है। बहरहाल इंदौर की तर्ज पर भीख मांगने वालों के लिए सरकार का प्लान है। वही सरकार की कोशिश है कि सड़कों को भिक्षा मुक्त जोन बनाया जाए। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की ये कोशिश सड़कों पर कितनी कारगर साबित होती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस फैसले के बाद टूट पाएगा भिक्षावृत्ति का ये सबसे बड़ा नेटवर्क। चलिए इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। उसके साथ ही सिद्धार्थ सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और पिंकी श्रीवास्तव जी, समाज सेवी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। पिंकी जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आपका रुख इसलिए क्योंकि ये मुद्दा जो है, ये फैसला जो है, वो समाज में रहने वाले उन भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों के लिए है, जिन पर अब कहीं ना कहीं जिनके साथ एक बड़ा सवाल ये छूट रहा है कि अब उनका क्या होगा। आप किस तरह से इस फैसले को देखती हैं? क्या इस फैसले से सच में भिक्षावृत्ति की जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो टूट पाएगा? क्या भोपाल की तस्वीर और इन भिखारियों की, भिक्षा करने वाले लोगों की तकदीर बदल पाएगी? क्या कैसे देखती हैं इस पूरे फैसले को, पिंकी जी? पॉजिटिवली देखती हूँ। ये बहुत बहुत टाइम पहले हो जाना चाहिए थी ये चीजें, लेकिन अब किसी सरकार ने इस तरह का कोई कदम उठाया है तो मैं इसका स्वागत करती हूँ। ये होना ही चाहिए था, क्योंकि भिक्षावृत्ति किसी भी सरकार के ऊपर, किसी भी राष्ट्र के ऊपर एक बहुत ही बदनुमा धब्बा है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं गरीबों के प्रति कोई दुर्भावना रखती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि गरीबी हो ही ना किसी भी कंट्री के अंदर। और ये शायद हर सरकार का सपना होता है, हर एक देशवासी का सपना होता है कि उसके देश में इस तरह से भिक्षा मांगने वाले लोग नहीं होने चाहिए। तो हम बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं सरकारों के द्वारा कि भिक्षावृत्ति को रोका जाए, लेकिन कहीं से भी देखिए, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, कई बार ऐसे मामले देखने में आए हैं कि जो भिक्षावृत्ति करते हैं उनके पास करोड़ों की संपत्ति पाई गई है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी गरीब है इसलिए भीख मांग रहा है। ये एक उनकी प्रवृत्ति हो जाती है कि हमको भीख मांगनी है। तो गैंग बना लिए लोगों ने, जहाँ पे कि कुछ जो दबंग लोग होते हैं वो बच्चों के हाथ पैर तोड़ के, कुछ महिलाएं होती हैं जो बच्चों को नशीले पदार्थ पिला के उनको गोद में लेके घूमती रहती है और खुद बहुत सजी हुई है, गहने जेवर लादे हुए हैं, पर बच्चे के नाम पे भीख मांगती रहती है। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि ट्रैफिक के सिग्नल्स के आसपास भरी गाड़ियों के बीच में बड़ी जराती जगहों में वो बच्चे भीख मांगने के लिए आते हैं। तो कोई तो मजबूरी होगी जो कि वो बच्चे इस तरह से पाए जाते हैं। तो अगर सरकार ने ये प्रयास किया है कि भिक्षावृत्ति बंद हो और उसके लिए वो कोई कानून लेके आ रही है, तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रयास सरकार का ये होना चाहिए कि वो फिर इन लोगों को जो कि सड़क पर भीख मांग रहे हैं, इन लोगों को प्रॉपर उनकी व्यवस्था करे। जैसे कि आपने अभी रिपोर्ट दिखाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि व्यवस्थित उनके लिए मतलब ऐसे सुधार गृह जैसे या शेल्टर होम्स बनाए गए हैं
हमें लेकिन पिंकी जी देखिए, शेल्टर्स तो बनाए गए हैं, सरकार तमाम दावे भी कर रही है, उनके लिए व्यवस्थाएं भी कर रही है, लेकिन वही होता है कि जो आपका पेशा हो जाता है, जैसे जो भिक्षावृत्ति करते हैं उनका यही पेशा है, उनका अन्य कामों में मन ही नहीं लगेगा। शायद यही कारण है क्या कि वो उस आश्रय में नहीं पहुंच रहे। सरकार कह रही है कि आपको उम्र के अनुसार वहां व्यवस्थाएं होंगी, आपकी उम्र के अकॉर्डिंग आपको काम दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वहां भिक्षावृत्ति करने वाले लोग पहुंच क्यों नहीं रहे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। चलिए, पिंकी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वो हमसे पुनः जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ जी आपका रुख करना चाहते हैं। विपक्ष में आप हैं, आपकी पार्टी विपक्ष में आ गई, आवाज पहुंच आवाज आ रही है आप तक? ठीक है सिद्धार्थ जी आपका रुख करना चाहते हैं। किस तरह से इस पूरे फैसले को देख रहे हैं विपक्ष के तौर पर? क्या सच में यह फैसला कारगर साबित हो गया? क्या आधार मूल इसका जो है वो क्या सच में सटीक और सही मायने में सामने काम करते हुए नजर आएगा क्या? किस तरह से इस पूरे फैसले को देख रहे हैं? देखिए राघवेंद्र जी, मैं कुछ पास्ट में जाके कुछ बातें बताना चाहूंगा। 1962 में 1962 में पंडित स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, सबसे पहले वो कानून लेकर आए थे और उन्होंने भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कई राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग कानून लेकर आए थे। उसमें सर्वप्रथम 1962 में जो कानून लाए थे उसमें भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 मध्य प्रदेश में लागू किया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 1973 में मध्य प्रदेश में लागू हो गया था और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है उस पर हमेशा सख्ती से काम किया गया, उसमें 5 बिंदु जो हैं मुख्य रूप से जो दिए गए हैं, भिखारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, भिखारियों के परिवार से संपर्क करके उन्हें पुनर्वासित करना और भिखारियों को भोज, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा और प्रशिक्षण देना, ये सारी चीजें रखी थी। भिखारियों के लिए स्वागत सह वर्गीकरण केंद्र RCC बनाना और भिखारियों के लिए प्रमाणित संस्था बनाकर उनको प्रशिक्षित करना। पर मैं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी भी बैठे हैं व्यास जी, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सब चालू करने से ये पूरा सिस्टम बन सकता है क्या? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये बहुत, लेकिन इसमें गलत क्या है सिद्धार्थ जी? देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और सही। मैं उसका बिल्कुल यही मैं जानना चाहता था कि क्या कांग्रेस पार्टी इस पूरे फैसले का स्वागत करती है? विपक्ष के तौर पर हमेशा की तरह देखिए, समाज में कोई भी कुरीति या कोई भी बदहाली या कोई भी अव्यवस्था फैली है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी सदैव उसमें। लेकिन एक चीज और समझाइए, आपने जवाहरलाल नेहरू का जो जिक्र किया उस समय इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने ऐसा किया, उसको लेकर इसके कंपैरिजन में आप कुछ कहना चाह रहे थे? मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, एक तरफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अभी 78,143 बच्चे और बच्चियां गायब हैं पूरे हिंदुस्तान से, और ये आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो सर्वप्रथम हमको वो नेक्सस तोड़ना पड़ेगा, वो माफिया तंत्र है वो तोड़ना पड़ेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का भीख मांगने का एक व्यवसाय है। आपने देखा, रेलवे स्टेशन देखिए, आप ट्रैफिक के जो सिग्नल्स हैं वहां देखिए, छोटे छोटे बच्चे। और कहीं उड़ीसा जिस राज्य में सबसे ज्यादा भुखमरी है, गरीबी है, वहां से उनको लेके आया जाता बाकायदा, और बाकायदा इनका एक एजेंट होता है जो एजेंट इनको इकट्ठा करके लेके आता है और बाकायदा उस माफिया के सुपुर्द करता है, और बाकायदा इनका तो सिद्धार्थ जी, क्या ये फैसला इस नेटवर्क को तोड़ने में कारीगर होगा या नहीं? मैं वही बोल रहा हूं कि देखिए, हम अगर कोई भी बीमारी हो गई है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले मर्ज पकड़ता है कि आपको ये बीमारी हुई है और इसका ये इलाज है, इतने दिन में इसकी समस्या का हल होगा, ये दवा खानी है। तो बीजेपी तो इस मर्ज का कहीं ना कहीं डॉक्टर बनते नजर आ रही है। नहीं, डॉक्टर बन रही है। आपने जो सिस्टम चालू किया है, इस सिस्टम का मैं स्वागत करता हूं, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आज आप उनको कहीं भी ले जाके उनको व्यवस्थित करके आप रख रहे हैं, तो इसका क्या आगे श्योरिटी है कि वो वहां पे रहेंगे? जो माफिया तंत्र है उनको कहीं ना कहीं फिर ले जाके कोई दूसरे राज्य में ना उनको स्थापित कर दे। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े, उनसे ले लेते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बड़ा फैसला है और विपक्ष कहीं ना कहीं स्वागत कर रहा है आपके इस फैसले पर। आपसे मैं सवाल लूं, लेकिन इस सवाल से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलना चाहता हूं। तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में ऐसे भिक्षावृत्ति को लेकर लगातार बात की गई, ये बिंदु जो है इसको छेड़ा गया, लेकिन हर बार हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसने कोई भी केंद्रीय कानून बनाने पर या
केंद्र ने भी कभी इस पर कभी फैसला एक साथ नहीं आ पाया। कोर्ट ने भी जब भी फैसला सुनाया तो ये कहा कि कहीं ना कहीं आप भिखारियों के साथ भिक्षावृत्ति करने वालों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे अगर ऐसे इस पर कोई कानून बनाते हैं। इसके बाद भी इंदौर हो और उसी के तर्ज पर भोपाल में भी आपने भिक्षावृत्ति पर कहीं ना कहीं पाबंद लगा दी है। तो सवाल ये कि आपकी ये जो पाबंदी है क्या उस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? क्या उनके मर्जियों पर, उनकी जरूरतों पर कहीं ना कहीं ये पाबंदी लगाती है जो लोग इससे अपना रोजी रोटी चलाते थे? और इस फैसले से क्या ये बड़ा नेटवर्क सच में टूटते आएगा? यही सवाल था सिद्धार्थ जी का। इन तमाम सवालों का आप जवाब दें प्रेम जी। देखिए राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर पूर्व में जो कानून था उसमें बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 जी 1959 भिखारी हो या भिखारियों को आश्रय देने वालों तक को कोर्ट जो है तुरंत 10 साल की सजा कर सकती थी। उसके बाद 2014 में हम सरकार में आए, 2016 में सबसे पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने निराश्रित व्यक्तियों के लिए कानून बनाया। ये 2016 से हमने प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में 2021 में केंद्र ने स्माइल करके एक योजना चालू करी जिसके अंतर्गत चिन्हित करके उस सालों के अंदर बजट का प्रावधान रखा, बजट प्रोवाइड करा और 400 एक बार में, उसके बाद 150 ऐसे भिखारियों को प्रशिक्षित किया और मुख्य धारा में लाने का प्रयास करा। तो सरकार अच्छा हमेशा यही रही है कि विभिन्न माध्यमों के माध्यम से उनका पुनरुत्थान हो सके, आगे विकास हो सके, वो मुख्य धारा में आए और उसके पीछे अगर कोई गिनी गया नेक्सस कार्य कर रही तो उसको भी पकड़ा जाए और उसको तोड़ा जाए। और उसी ओर सरकार अक्सर बात कर रही महिला बाल विकास विभाग की तो उन्नत कार्रवाई की है और ऐसे लोगों को वेयर हाउस में जोड़ा गया, अगरबत्ती के कार्य से जोड़ा गया, हाथ पढ़ाई के कार्यों से जोड़ा गया, पोषण विकास में प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया। तो हमने पूरा 2021 से निर्मित करी थी और अब सख्ती का लोग प्रारंभ करने जा रहा है क्योंकि जो चिन्हित 10 शहर थे उसमें इंदौर का भी नाम था। इंदौर में हमने प्राथमिकी तौर पर सख्ती करी है, उन लोगों को वहां से निकाल कर ऐसा एनवायरनमेंट देने का कार्य कर रहे कि जहां पर स्वेच्छा के अनुसार में कार्य कर सके, कौशल विकास के कार्यों के माध्यम से जुड़ सके। और हमने इसीलिए नियमों में पहले प्रावधानों में परिवर्तन करा और उसके पश्चात उनको मुख्य धारा में लेके आने का कार्य करा। तो दोनों तरफ से सरकार प्रयासरत है। प्रमुखता में अभी 2 इंदौर और भोपाल में हमने इसको लागू करा। धीरे धीरे आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी इसको लागू करेंगे। ठीक है प्रेम व्यास जी, देखिए आपने 1959 एक्ट का जिसका जिक्र किया, मैं जितना उस एक्ट के बारे में जानता हूं उस एक्ट में एक ये भी प्रावधान है कि सिर्फ ये भीख मांगने वाले लोगों पर एफआईआर है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि वो लोग जो सड़कों पर या किसी सामाजिक जगह पर, किसी चौराहे पर, किसी चौपाल पर चित्रकारी करते हो, अपने किसी टैलेंट के माध्यम से कुछ धन अर्जित करते हो, उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाती है उस एक्ट के तहत। तो क्या भोपाल में भी या इंदौर में भी या मध्य प्रदेश में और अन्य भी शहरों में जब यह एक्ट लागू होगा तो क्या उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी क्या? नहीं, देखिए इसीलिए तो कहा कि उस एक्ट में न्याय नहीं था और इसीलिए 2021 में हमने स्माइल करके जो योजना है उसको चालू करा। या 2016 की बात करेंगे तो निराश्रित व्यक्ति का जो योजना थी उसको चालू करा और उसी के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। हमने कहा है कि पूर्व में तो किसी भी व्यक्ति को उठाकर हम सजा देने का प्रावधान था और उस पर आश्रित व्यक्तियों को भी सजा देने का प्रावधान था, वहां न्याय की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर हमने बकायदा 200 से 300 करोड़ रुपया बजट में सम्मिलित करने के पश्चात महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से हो या फिर केंद्रीय के माध्यम से हो, दोनों माध्यमों से राज्यों को यह सुनिश्चित करा गया है कि उस बजट का प्रयोग वे कौशल विकास में और ऐसे लोगों के पुनरुत्थान के कार्य में लगाए और उसी ओर प्रदेश सरकार लगभग 2 शहरों में अग्रसर है। व्यास जी, सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि आपने मर्ज तो पकड़ लिया लेकिन आप डॉक्टर सही साबित अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर इसीलिए मैंने पूर्व की बात करी। हो सकता है मेरे मित्र सिद्धार्थ जी को संज्ञान ना हो कि हम योजना 2021 में लगभग 400 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और 10 साल के लिए योजना का क्रियान्वयन है। जो आज हम योजना लागू कर रहे हैं वो अगले 10 सालों तक। और सिर्फ इंदौर की बात करेंगे तो आज भी सेंट्रल कमांड सेंट्रल रूम से निगरानी रख रहा है कि ऐसे निराश्रित लोग और जो उनको प्रश्रय दे रहे या जो जबरिया उनसे वसूली करा रहे उन पर कार्रवाई हो ताकि पूर्ण रूप से इसको समाप्त किया जा सके, उनको मुख्य धारा में ला सके। तो एक प्रॉपर मैनर में हमने पूर्व से कार्यक्रम का आयोजित करा और उसको क्रियान्वयन में लेके आए। ठीक है सिद्धार्थ जी, कुछ कह रहे थे। 22 साल की सरकार, 4 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, पहले मुख्यमंत्री उमा भारती जी आई थी, उन्होंने कहा विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। फिर शिवराज जी आए, उन्होंने बोला
कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर उसके बाद शिवराज जी फिर बोले कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। आपको 22 साल मिला और आप 2021 की बात कर रहे हैं, इतना लेट क्यों व्यास जी? या आपको यह गरीब लोग दिखे नहीं? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जब हमारे जो कानून है, कानून के तहत उसमें प्रावधान है, उसमें बजट है, तो बजट गया कहां? कौशल विकास की आप बात कर रहे, तो ये बजट गया कहां? या तो इन 22 साल में कहीं बंदरबाट हुआ है। एक तरफ आप वक्फ बोर्ड के लिए एक कानून और एक कमेटी बना के तुरंत पास कर देते हैं, इसी प्रकार से आपको एक कमेटी बना के तुरंत पास करना था, उसको केंद्र को पास करना था, मध्य प्रदेश को लागू करना था। आप डबल इंजन की एक तरफ सरकार बोलते हैं और दूसरी तरफ आप ये वाली बात कर रहे हैं, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। केंद्र में भी आप हैं और प्रदेश में भी आप हैं और कई राज्यों में आप हैं, तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में फर्क है। मैं आपकी नियत पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो प्रावधान है उस प्रावधान को एक इवेंट के रूप में इवेंट ना बन के रह जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विगत समय में पिछले 15-20 साल से देख रहा हूं कि आपके सिर्फ इवेंट होते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उस बैनर पोस्टर पे खर्च हो जाता है, पर जो मुख्य धारा का जो आदमी होता है उस पर वो सहायता या जो उसको चाहिए होता है वो पहुंचता नहीं है। ठीक है, आपके पास आएंगे प्रेम व्यास जी, लेकिन पिंकी जी हमारे साथ मैं आप तक पहुंच जाऊंगा क्योंकि पिंकी जी के पास भी पहुंचते हैं, काफी देर से सुन रही है। आप अपने जवाब तैयार करके रखिए, इकट्ठे करके रहिए। बड़े आरोप लगाए हैं, सारे इवेंट्स हैं आपके, देखिएगा कुछ इसमें ना गड़बड़ हो जाए। लेकिन पिंकी जी आपका रुख करते हैं। सवाल पिछला जो हम आपसे हमारा कनेक्शन टूट गया था, ये था कि सरकार तो सारी चीजें कर रही है, व्यवस्थाएं भी कर रही है, आश्रय भी बना दी, लेकिन लोग जो भिक्षावृत्ति करते थे वहां तक जाने में कतरा क्यों रहे हैं? सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये साबित हो सकती है? मैं इस पर आपका जवाब चाहता हूं। आवाज ऑडियो शायद आपकी जी अब आ रही है। एक मिनट जी अब आ रही है। जो पॉपुलेशन है वो लोगों को दान करना, पुण्य करना, इसमें बहुत बिलीव करती है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई जो अब ऐसा होता ही है, मैं बबरपुर चौराहे पे पहुंचती हूँ तो वहाँ 2 बुढ़ी दादियां हैं, तो हमेशा मेरा मन हो जाता है कि यार किसी और को भी ना दो, पर इनको मैं 10-10 रुपए दे देती हूँ दोनों को, है ना। जबकि मुझे पता है कि शायद उनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो गया होगा अब तक, क्योंकि एक व्यस्त चौराहा है तो वो दिन भर भीख मांगती है। तो इसके बहुत दुष्परिणाम है कि वो बेचारी दोनों वृद्ध महिलाएं लालच में वहां दिन भर खड़ी रहती हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों की प्रवृत्ति खराब है, हम बहुत जल्दी दया में आ जाते हैं और उनको हम भीख देते हैं। तो जो मांगने वाला है उसकी भी आदत पड़ गई, उसका प्रोफेशन हो गया। जब उसको मालूम है कि वो लाखों रुपए कमा सकता है तो वो वहां पे सुधार गृह में 2 रोटी खा के चैन से क्यों बैठेगा, है ना। वो अच्छा तगड़ा बैंक बैलेंस बनाना चाहेगा। तो ये जो एक पहल है, मैंने ये देखा कि अगर आपने किसी को भीख दी है तो आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो मेरे जैसे लोगों के लिए ये डंडा होना बहुत जरूरी था कि मैं अब चाहे दादी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, मैं भीख देने से पहले एक बार सोचूं कि मुझे इसको देनी है या नहीं देनी है। तो जब हमारे ऊपर होगी तब कहीं जाके हम भीख देने से रुकेंगे, और क्योंकि अब भीख मिलेगी नहीं उनको तो फिर वो तरह से आके भीख मांगना। आऊंगा सिद्धार्थ जी आपके पास पहुंचता हूं। ठीक है पिंकी जी, आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन उस सवाल का भी जवाब दीजिए। एज समाज से अभी आप समाज में रहती है, लोगों के बीच रहती है, वो लोग पहुंच क्यों नहीं रहे वहां पर? उनको तमाम सुविधाएं और व्यवस्थाएं तो मिल रही हैं। मैंने वही बोला कि सुविधाएं और व्यवस्थाएं जो आप दे रहे हो, आप उनको 2 रोटी दे रहे हो, सब्जी दे रहे हो, आप उनको घर दे रहे हो, लेकिन भीख में मिलने वाली जो राशि है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और दूसरी बात यह है कि इसके पीछे एक अच्छा खासा नेटवर्क काम करता है जो भीख के पैसे शेयर करता है इनके साथ। ठीक है प्रेम व्यास जी, जो जितने भी दावे कर रही है सरकार, जितने भी दावे कर रही है, मैं प्रेम व्यास जी से भी बोलना चाहूंगी, मैं सिद्धार्थ जी से भी बोलना चाहूंगी कि कृपया आप ये जो छुपा हुआ नेटवर्क है उसको सबसे पहले आप इच्छा शक्ति दिखाइए, इसको ओपन करिए। इसके पीछे जो सच में दबंग लोग हैं जो भीख मंगवाते हैं उनको तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आप उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक ये भिखारी इसी तरह से कुछ महीनों के बाद वापस से सड़क पे दिखाई देगी। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कितना चुनौतीपूर्ण होगा? और सिद्धार्थ जी के तमाम जो आरोप थे उनके भी आप जवाब देते चलिए, क्योंकि देखिए बड़ा सवाल यही है ना कि अब माइग्रेट तो होंगे लोग जिनको आप वहां भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पहुंच नहीं रहे हैं, यानी भीख के बाद भी आप उन्हें भीख दे रहे हैं, फ्री की रोटी, फ्री का मकान, यही शायद पिंकी जी कह रही थी। तो इसको भी और बदलाव करने की शायद क्या जरूरत है? क्या किस तरह से इन सारी चीजों को देखते हैं? और जो आरोप थे सिद्धार्थ जी पर, उन पर क्या कुछ आपका जवाब होगा? डॉक्टर प्रेम व्यास जी। मैं दोनों चीजों का जवाब देता हूं। तो आदरणीय सिद्धार्थ जी ने जो प्रश्न करा, तो 2014 के पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय आपके अधीन था। अगर आप चाहते तो उस एक्ट को बदलाव करके उसको 2014 के पहले लागू कर सकते थे, लेकिन नहीं करा। दूसरा आपने कहा कि इवेंट,
तो इसी इवेंट के तहत 25 करोड़ लोग, ये आरबीआई ने डाटा को अप्रूव कराए, बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुआ है। इसी इवेंट के तहत 50 करोड़ लोगों के खाते खुले। इसी इवेंट के तहत 80 करोड़ लोगों को बेसिक सुविधाएं मिली है। इसी इवेंट के तहत 4 करोड़ लोगों को घर मिला है। इसी इवेंट के तहत लगभग 13 करोड़ लोगों को जो है स्वच्छ जल और पानी मिला है, जो आजादी के बाद से अछूते थे। अब ये बताना, चलिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं फेल्ड होते नजर आ रहा है, फिर से उनके पास चलने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ जी सुन रहे थे आप इनको, प्रेम व्यास जी को? मैं अपनी बात कंप्लीट, हाँ ठीक है वापस जुड़ गए। प्रेम व्यास जी आप जारी रखें। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि जब भिक्षावृत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही थी 2014 तक, तब कांग्रेस को आपत्ति नहीं थी। पुनरुत्थान के लिए एक भी कार्यक्रम अगर कांग्रेस ने लागू कराओ केंद्रीय नेतृत्व के तहत तो बता दीजिए। बताएंगे ना सिद्धार्थ जी। 2016 में हमने आगे से ही लागू करा, उसके बाद 2021 में हमने आगे लागू करा, उसके बाद प्रदेशों में हमने लागू करा, और हमने 10 साल की वृहद योजना बनाई है। इसीलिए सिर्फ इवेंट की बात होती तो हम कौशल विकास को जोड़ने का काम नहीं करते। हमने कहा है कि रुचि के अनुसार, चाहे वो काश्तकारी हो, चाहे वो टेलरिंग हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो, उनके माध्यम से रुचि के अनुसार उनको जोड़ने का कार्य करेंगे। और 10 साल की योजना 200 करोड़ रुपए के आसपास 2021 में 10 साल के लिए हमने योजना बनाई है, और उसका वृहद रूप 2024 में तैयार करा है। इसीलिए जो इवेंट होते थे वो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट के तहत होते थे, और आज वास्तविकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने के पश्चात 10 सालों के भीतर जो प्रयास किए गए, एक मिनट पिंकी जी आते हैं आपके पास। भोपाल में भी अगर लग ठीक है, सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए। देखिए आप पर भी आरोप लगे हैं, क्या कुछ जन कल्याणी कार्य गिनवा रहे थे वो, आपने क्या क्या ये भी गिनवा दीजिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये होगा आपसे भी कि कितना चुनौतीपूर्ण होगा सरकार के लिए, क्योंकि लोग वहां पहुंच नहीं रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। बार बार आप भी ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, तो लोग जो इस शहर से माइग्रेट होकर किसी अन्य शहर में वही काम करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या सारे शहरों में इस व्यवस्था को लागू कर देना चाहिए एक साथ, और तब जाकर कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए इस बदलाव की तरफ प्रेरित करना चाहिए? सिद्धार्थ जी। राघवेंद्र जी, मैंने पूर्व में भी आपसे बोला था कि कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसा कि मेरे भाई ने अभी बोला, जो कांग्रेस के ऊपर 2014 से पहले का उन्होंने बताया, आप भी देख रहे हैं कि विगत 10-12 साल के अंदर आपने चौराहों पे कितने भिखारी देखे और उससे पूर्व में कितने देखे। कांग्रेस पार्टी का सदैव एक जो एजेंडा रहता है वो प्रॉपर अपनी गाइडलाइन के हिसाब से चला और चलता रहा। माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सबसे पहला काम हम लोगों ने यही किया था, और उसका शायद आपने फल उसका देखा भी होगा कि उसका जो रिजल्ट निकल कर आया था, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट थी, एनसीआरबी की रिपोर्ट में उस समय पे गरीबी, ये जो भीख मांगने वाले थे बहुत कम हुए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि अब ये नया रूप और एक नया मोड़ ले रही है। ये जो भीख मांगने की एक जो कार्यशैली है, एक नया रूप ले रही है। छोटे छोटे बच्चों को 10 पेन पकड़ा देते हैं, वो पेन लेके या झंडे लेके आपकी गाड़ी को, आपने भी शायद इस चीज को फेस किया हो, तो वो कहीं ना कहीं इस कानून से बचने के लिए एक नया प्रारूप भी तैयार कर लिया है। तो मैं ये चाहता हूं, मैंने अभी जो आपसे सवाल आपके माध्यम से जो व्यास जी को बोले, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने, चलिए बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं कि आप बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, और इससे पूर्वी सरकारें आई उनने भी उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, आप उसको निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। पर क्या ये प्रारूप है, उसमें इसका क्या प्रावधान रहेगा कि वो जो नया फार्मूला लेकर आए उसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? ठीक है, चलिए हमारे पास समय कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रेम व्यास जी, सिद्धार्थ जी और पिंकी जी आपका भी। तो देखिए कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति को लेकर जो फैसला आया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, इंदौर की तर्ज पर, उसको लेकर सियासत तो उतनी तेज नहीं दिखने को मिली, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे फैसले का स्वागत करती है। लेकिन इसी बड़े सवाल के साथ कि प्रारूप क्या होगा, प्रावधान क्या होंगे इस फैसले के बाद, क्या सच में इस फैसले के बाद एक जो बड़ा नेटवर्क है भिक्षावृत्ति का वो टूट पाएगा क्या? अब ये देखने वाली बात होगी कि भोपाल में जैसे जैसे, अभी तो 3 दिन ही हुए इस फैसले को आए हुए, देख रहा हूं कि जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे दिन बीतता है, इस फैसले का असर क्या सच में तस्वीर बदलते नजर आएगी भोपाल की, और इन भिक्षावृत्तियों करने वालों की तकदीर बदलते नजर आएगी क्या? फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।